बुलेटिन का आगाज कराची के अच्छे मौसम के साथ कराची वालों का सब्र बस जवाब दे ही गया था कि अल्लाह अल्लाह करके कराची का मौसम यकसर तब्दील हो गया है। शदीद गर्मी के बाद अब्र रहमत बरस पड़ी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हल्की और तेज बारिश हो रही है। बिल्कुल, और लग रहा है कि मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो चुका है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम, पहले तो बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं, वहां की क्या सूरत हाल है, बारिश किन किन इलाकों में हो रही है? क्योंकि हम देख रहे थे कि तकरीबन 40 डिग्री को ये दर्जा हरारत छू रहा था। तो कुछ बेहतरी आई है मौसम में, कुछ ठंडक आई है, शहरियों ने सुख का सांस लिया है? जी देखिए शाहजेब, इस वक्त मैं आई चंद्रीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ और पहले तो शहरी कराची के मौसम को लेकर कंफ्यूज थे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि महकमा मौसमियात भी कंफ्यूज हो चुका है। क्योंकि आज सुबह जब हमारी महकमा मौसमियात से बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि शहर में जो गर्मी बढ़ जाने की वजह से जो निचले दर्जे के बादल है वो शहर के मशरकी इलाकों में बरसेंगे तो सही, लेकिन बिल्कुल कम बरसेंगे। हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था, लेकिन एकदम से मौसम जो है वो पलट गया और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अगर मैं बात करूं शहर के मशरकी इलाकों की तो इस वक्त गुलशन हदीद में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही अगर मैं गडाब की बात करूं तो गडाब में भी तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि इस बारिश से शहर का मौसम बेहतर हो गया, खुशगवार हो गया, तो ऐसा बिल्कुल, क्योंकि हब्स जो है इस वक्त भी मैं आई चंद्रीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ और हब्स इस वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रही है और हब्स का जो ये समय है मजीद 2 दिन तक इसी तरह से बरकरार रहेगा। क्योंकि 16 सितंबर को शहर में, सिंध में बल्कि नया सिस्टम, मानसून का सिस्टम जो है वो एंट्री देगा, लेकिन 17 सितंबर को यही मानसून का सिस्टम जो है वो कराची में एंट्री देगा, जिसके बाद कराची में जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तब तक जो है वो शहरी इंतज़ार करें। मजीद 2 रोज़ तक जो है शहर का मौसम इसी तरह से हब्स जो है वो बरकरार रहेगी, गर्मी इसी तरह से रहेगी। जी, लेकिन आज के दिन ये लगता है देखकर कि कराची के शहरियों की ज़रा कुछ देर पहले सुन ली गई। जमजम, आप हमारे साथ ही रहिए। हमारी साथी एंकर सबा शेख इस वक्त टेरिस पर मौजूद हैं। सबा, बड़ी खुशकिस्मत हैं आप, क्योंकि इस वक्त समा की टेरिस पर हैं आप। दोपहर तक जब आप खबरें दे रही थी तो पारा 40 है, आप ये लोगों को सुना रही थी। अब क्या दर्जा हरारत महसूस कर रही हैं आप? जी बिल्कुल सिद्रा, इस वक्त मैं समा की टेरिस पर और जिस तरीके से कराची के मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि बारिश का आगाज़ हो चुका है और गर्मी, हब्स, थकावट के बाद जो है अब ये खुशी की बात है कि बिलाखिर बारिश और बरसात जो हो रही है। और समा के टेरिस पर इस वक्त मैं आई हूँ और जैसे ही मैं आई हूँ तो बूंदाबांदी का जो है वो आगाज़ हो गया है और मौसम काफ़ी खुशगवार होना शुरू हो गया है। तो और हम कराची वालों का मसला ये होता है सिद्रा कि गर्मी, हब्स और जो थकावट होती है उसके बाद जब ये बारिश होती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और मुख्तलिफ शहरों में हम लोग यही सुन रहे हैं, हम लोग आपको बता रहे हैं समा के प्लेटफॉर्म से कि बारिश हो गई है। और अब जब बारिश हो गई है तो एक मसला ये भी दरपेश होगा कि जिन लोगों को ऑफिस से घर जाना होगा वो ये सोच रहे होंगे कि दिन भर हमने गर्मी बर्दाश्त की है, इतनी थकावट रही है और इतना हब्स रहा है, फाइनली अब मौसम अच्छा हुआ है तो शहर की हालत ख़राब ना हो। क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन यही होता है कि जब भी बारिश होती है तो जिस तरीके से हमारे सड़कों के हाल हो जाते हैं, जिस तरीके से हमारी गलियां तालाब का मंजर पेश करती हैं, तो फिर हम ये दुआ करते हैं कि अब और बरसात ना हो। तो जिस तरीके से हमारे नुमाइंदगान भी आपको बता रहे हैं और मैं भी आपको समा की टेरिस से सारी सूरत हाल से अपडेट कर रही हूँ कि अभी कुछ देर पहले, बिल्कुल थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा हब्स फील हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि फाइनली अब मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग जिस तरीके से स्टूडियो में बैठे हैं तो मैं भी आपको कहूँगी कि जब आपकी न्यूज़ हो जाए तो आप वापस आएँ और फिर उसके बाद जो है हमारे साथ यहाँ पर बारिश भी इंजॉय करें। बिल्कुल सबा, जैसा कि आप बता रही हैं कि बाहर कुछ हवा भी चल रही है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है आई चुंदीगढ़ रोड पर, आप उसको एंजॉय भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। और जमजम सईद भी हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर, मुस्लिम लीग नून के तंजीमी इजलास से पार्टी सदर शहबाज शरीफ ही गैर हाजिर। नायब सदर मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग डीजी खान डिवीजन का इजलास हुआ, जिसमें हमजा शहबाज भी नहीं आए। मरियम नवाज का कहना है कि अब वोट को चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन ये बड़ा अहम इजलास, नून लीग के तंजीमी इजलास से पार्टी सदर शहबाज शरीफ ही गैर हाजिर हैं। नायब सदर मरियम नवाज की जेर सदारत ये इजलास हुआ और इस इजलास में हमजा शहबाज भी नहीं आए हैं। इसी इजलास में मरियम नवाज का कहना है कि अब वोट को चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून की तंजीमी कमेटी का इजलास है। इसी इजलास से
इस वक्त शहबाज शरीफ भी नहीं है, ऐसी खबरें आ रही हैं, हमजा शहबाज भी नहीं आए। बात करेंगे, इमरान भट्टी हमारे साथ हैं। इमरान, नून लीग का तंजीमी इजलास, इसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ क्यों गैर हाजिर हैं? क्या बुलाया नहीं गया उनको? जी बिल्कुल, पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में नून लीग का डीजी खान डिवीजन का तंजीमी इजलास हुआ। इजलास की सदारत पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज ने करनी थी, जबकि इस इजलास में सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज पहुंची हैं। उन्होंने इस इजलास की सदारत की, साथ उनके राना सनाउल्लाह मौजूद थे, सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद थे, जबकि पार्टी के जो सदर हैं मियां शहबाज शरीफ और नायब सदर हमजा शहबाज जो कि अपोजिशन लीडर भी पंजाब में है, वो भी इस इजलास में शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लेट पहुंचे यहाँ पर, जिसकी वजह से उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की, जबकि हमजा शहबाज लाहौर में मौजूद नहीं है और लाहौर में मौजूद न होने की वजह से वो इजलास में शरीक नहीं हुई। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा जो दावतनामा था उसमें बताया गया था कि तंजीमी इजलास की सदारत है वो पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ करेंगे, हमजा शहबाज भी इसमें शरीक होंगे। जबकि इजलास को चेयर किया राना सनाउल्लाह मरियम नवाज ने, और साथ ही साथ मरियम नवाज ने हिदायत की है तंजीम के ओहदेदारों को कि वो इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, ये उनकी जानिब से इशारा दिया गया उनको। ये भी कहा है कि तमाम ओहदेदारों पर प्रेशर आ सकता है, सब तैयार रहें। ये किस तनाजुर में कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, मरियम नवाज ने जो तंजीमी ओहदेदार थे उनको इशारा दिया कि जो इलेक्शन है, आइंदा इंतखाबात वो वक्त से कबल भी हो सकते हैं, किसी वक्त इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। इस सिलसिले में पार्टी ओहदेदार हैं वो तैयारी करें, और इस सिलसिले में उन पर प्रेशर आ सकता है, दबाव आ सकता है, तो इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी हिदायत को तैयारी शुरू कर दी जाए, ताकि अगर कुछ ना कुछ कबल अज़ वक्त या कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो वो पार्टी और पार्टी के जो ओहदेदार हैं इसके लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ की जानिब से हिदायत की गई कि यूनियन काउंसिल लेवल तक वर्क शुरू कर दिया जाए, लोगों को राग़िब किया जाए, जो नाराज कारकुन है, वर्कर हैं, उनको मुतहर्रिक किया जाए, उनको पार्टी बयानिए की तरफ लाया जाए। मरियम नवाज और नवाज की जानिब से खुसूसी हिदायत की गई है। जी, इससे मुतालिक आपने आगाह किया इमरान, आपका शुक्रिया। और भी आपको बड़ी खबर दें, वजीरिस्तान में पाक फौज का दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ है, जिसमें 7 फौजी शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। आपको बताएं, पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई की है। आपको बताने चलें कि वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ, 7 फौजी शहीद हो गए हैं। इसी से मुतालिक तफसील हासिल करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइए। ISPR की जानिब से बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जुनूबी वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाई की है, और ये कबायली जिले का इलाका है उस्मान मनरा, जहां पर IBO ऑपरेशन किया गया और शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्दों को मार दिया गया। और फायरिंग के तबादले के दौरान बदकिस्मती से 7 फौजी जवान जो हैं उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। एक बड़ा नुकसान हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस का, और इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। तहम 5 दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। उस्मान, तफसील के लिए शुक्रिया। इसी खबर के हवाले से आपको बताएं, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है। वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज का दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ है, जिसमें 7 फ़ौजी शहीद हो गए हैं। इसी ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबला, 7 फ़ौजी शहीद हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया है। आसमान मंजा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर यह ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। वज़ीरिस्तान में पाक फौज का दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात के खिलाफ दायर दरखास्त निपटा दी है। दरखास्त गुजार के एतराज़ात कबल अज़ वक्त करार दे दिए गए। अदालत आलिया का कहना है कि कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात देखेगी। इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त को कबल अज़ वक्त करार दे दिया। कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात देखेगी। इस फैसले में ये कहा गया है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तारिक असद एडवोकेट की दरखास्त पर फैसला सुनाया।
पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तजवीज़ अभी इब्तदाई मराहिल में है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है इस स्टेज पर दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात कबल अज़ वक्त हैं। मामलात पर बहस जमहूरी अमल का हिस्सा होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को कबल अज़ वक्त करार दे दिया। ये भी कहा गया कि कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात देखेगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तारिक असद एडवोकेट की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। वज़ारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन को EVM का सोर्स कोड फौरी देने से माजरत कर ली, ताहम मुशीर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तफसीलात फराहम कर दी हैं। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने EVM का सोर्स कोड फौरी तौर पर देने से माजरत करते हुए कहा है कि कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन फौरी तौर पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि चोरी होने का खतरा है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि तकनीकी मालूमात कंपनियों से मुआहदे के बाद देंगे। इलेक्शन कमीशन को मालूमात की फराहमी से इनकार नहीं किया बल्कि ठोस वजूहात बताई हैं। वजारत की तकनीकी टीम ने इलेक्शन कमीशन को डेटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन की मालूमात के अलावा बैटरी और सिक्योरिटी निज़ाम से मुतालिक तफसीलात जमा करा दी हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्शन एक्ट में दीगर तरामीम को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं हुकूमत और वज़रा ऐसी बातें ना करें जो कि तौहीन के ज़ुमरे में आती हैं। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। मशीन्स के हवाले से बात है या इलेक्शन एक्ट में और दीगर तरामीम है वो आइन से मुतसादिम है और यही मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी लिया। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कराना आइन के मुताबिक। ये न किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी का काम है न किसी और अदारे का काम है। हुकूमत को और उन वज़रा को ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो तौहीन के ज़ुमरे में आती है। अब आप इलेक्शन कमीशन को भी धौंस धमकी से इंटिमिडेट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। प्लेइंग फील्ड को ये प्री पोल रिगिंग का शाखसाना है। ये इस तरह की जो बुलडोजिंग हो रही है इदारों की, जमहूरियत की, पॉलिटिकल पार्टीज की और कवानीन की, हम इसको भरपूर तरीके से अपोजिशन मुस्तरद करती है। पीपल्स पार्टी और ANP की तरफ से ये वाज़े हमने कन्वे कर दिया है। आज यौम जमहूरियत है। इलेक्शन कमीशन बताए मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाने के लिए क्या किया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन से सवालात कर दिए। कहते हैं अकबर एस बाबर को PTI के अकाउंट्स देखने की इजाज़त है, हमें भी नून लीग के अकाउंट्स देखने की इजाज़त दी जाए। कि आज आलमी यौम जमहूरियत भी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी आइन के आर्टिकल 218 के अंदर बड़ी वादे लिखी हुई है कि आपने साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग 30-40 साल से 3 बारियां इन्होंने ली हैं। इन्होंने कोई अमली कदम लिया? जिन्होंने EVM देखी नहीं, देखे बगैर उसकी मुखालफत शुरू कर दी। 27 के करीब ऐसे एतराज़ात हैं अपनी कैपेसिटी के मुताल्लिक हैं। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया हर बार चोरी होती थी, हर बार वोट खरीदे जाते थे, लेकिन उसको रोकने के हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं लिया गया। ऑपोजिशन ओपन ट्रेसेबल बैलेट की बात करके भाग गई। इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 103 में EVM का पायलट्स का लिखा गया है। ओवरसीज बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वोटिंग राइट देने का मामला है। इन तमाम चीजों के ऊपर अगर हम देखें तो एक लंबी खामोशी नजर आती है। इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करूंगा साफ और शफाफ इंतखाबात को बनाने के हवाले से उसके ऊपर फोकस करे। जो निज़ाम EVM के 20 से ज़ायद ममालिक में चल रहा है उसको पाकिस्तान के अंदर भी आने दें ताकि इस मुल्क के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी की, साफ शफाफ इंतखाबात की जो बुनियाद है वो रखी जा सके। आगे देखिए ऐसी सड़क जो गुर्दों से पथरी निकाल दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने तैनाती के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जुल्कनैन इकबाल की रिपोर्ट। बड़ी अदालत में बड़े मामले की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तैनाती के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दरखास्त गुजार की कोशिश को सराहा। कहा आप नौजवान वकील हैं, आपने आईनी नुक्ता उठाया। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि आप कहते हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया जा सकता। आपने ये भी कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए। क्या आपने चेयरमैन नैब तैनाती केस का फैसला पढ़ा?
कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। आपने दरखास्त में आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया है। आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि आज़ादी सहाफ़त के बगैर जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो सकती। फवाद चौधरी को आज़ादी सहाफ़त का अलमबरदार होना चाहिए। उन्हें या किसी वज़ीर इत्तलात के पास सहाफ़ी को सच से रोकने का कोई इख्तियार नहीं है। झूठी खबर रोकने का शफाफ और आज़ादाना निज़ाम होना चाहिए। सहाफ़त और सहाफ़ी आज़ाद नहीं है। आप एक जमहूरी माशरा और जमहूरी निज़ाम नहीं बना सकते और नहीं चला सकते। फवाद चौधरी साहब या किसी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी सहाफ़ी को सच बोलने से रोक सके। अगर इनके पास ये इख्तियार होगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। वो 22 करोड़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क के शहरी हैं, उनका झूठी खबर से दिफा करना भी जमहूरियत का हिस्सा है। फवाद चौधरी साहब ये काम नहीं कर रहे तो इसमें भी फिर ये अपना काम पूरा नहीं कर रहे। माशरे के अंदर खराबी फैल रही है झूठी खबर से, तो उसका भी कोई ना कोई निज़ाम ज़रूर होना चाहिए। तमाम जो हिस्सेदार हैं मीडिया के, उनके साथ बैठा जाए, उनकी बात खुले दिल से सुनी जाए। आज़ाद अदलिया के बगैर जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती। अदलिया हुकूमत के असर और रसूख से तो आज़ाद होनी चाहिए, लेकिन अदलिया कानून से बालातर नहीं हो सकती। ये जमहूरियत नहीं। हम ये निज़ाम नहीं कर सकते कि मुझसे ये सवाल पूछा जाए आला अदलिया का जज होते हुए कि आप ये बताइए कि ये असासे आपके कहाँ से आए हैं, और मैं जवाब ये दूं कि ये तो अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कानून से बालातर नहीं हैं। और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि क्वालिटी डेमोक्रेसी तब आएगी जब इदारों को कानून के ताबे करेंगे। पाकिस्तान का मीडिया पूरे खित्ते के मीडिया से ज़्यादा आज़ाद है, लेकिन अब भी मज़ीद आज़ादी मांगी जा रही है। 5 दिन से फेक ऑर्डिनेंस पर वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात के खिलाफ इश्तिहारात चल रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। कितना फ्री मीडिया है कि 5 दिन से एक फेक ऑर्डिनेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के खिलाफ रोजाना एडवर्टीजमेंट चल रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। दिस इज द काइंड ऑफ मीडिया फ्रीडम दैट वी हैव। हमारे यहाँ 2-3 बुनियादी मसले हैं। सियासतदानों का मसला हमारा ये है कि हम हुकूमत तो डेमोक्रेटिक चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हम अनडेमोक्रेटिक चाहते हैं। क्या तसव्वुर भी किया जा सकता है कि किसी जमहूरी पार्टी का चेयरमैन वसीयत के ऊपर लगाओ? कहते हुए भी शर्म नहीं आती। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदलिया हो, उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी उनकी खत्म हो गई। पीएमडीए के हवाले से कोई ऑर्डिनेंस नहीं ला रहे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए इत्तलात में वाज़े कर दिया। बताया बिल पहले वजारत कानून के ज़ेर बहस आएगा, फिर ऐवान में लाया जाएगा। इजलास में सहाफ़ती तंजीमों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। उस्मान खान की रिपोर्ट। औरंगजेब के सरबराही में कौमी असम्बली की ज़ैली कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास। APNS, CPNE समेत सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ब्रीफिंग में PMDA के हवाले से फेक न्यूज़ का चर्चा करने वालों के एहतजाज की बुनियाद को ही फेक करार दे दिया। ये भी एक फेक न्यूज़ थी कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए आ रहा है, ठीक कोई मुसवदा जो है वो बनाया है। ये भी सामने नजर आया कि तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने जो है इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। ये भी एक फेक न्यूज़ थी, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारी मीडिया की तंजीमें थी जिन्होंने कहा कि हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया। हुकूमती मेंबर कंवल शोजब ने कहा कि मरियम औरंगजेब ने कानून बनने से कबल ही इसे काला कानून कहकर कमेटी को मशकूक बना दिया। उन्हें सरबराही से हटाकर ज़ैली कमेटी दोबारा तश्कील दी जाए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बिल के मुसवदे से मुतालिक तजब्जुब खत्म करने के लिए इजलास बुलाया गया। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी सिफारिशात दी, अपने कंसर्न्स दिए। मीडिया की वर्कर्स की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का कानून इस वक्त ह्यूमन राइट्स कमेटी में मौजूद है। उसकी लीगल डेफिनेशन क्या है, उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, और उसको इन राइटिंग कमेटी को दिया जाए। इजलास में शरीक सहाफ़ती तंजीमों ने PMDA में वर्कर्स की बेहतरी से मुतालिक नुकात की तायीद कर दी, जबकि कमेटी ने मुतनाज़ा अमूर पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। अगले इजलास में सहाफ़ती तंजीमों के खदशात को सुना जाएगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और आपको बताएं, सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी केस में बड़ी पेशरफ्त। ओमनी ग्रुप के लिए किसानों को ट्रैक्टर डिलीवरी की जाली रिपोर्ट्स तैयार करने वाले मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया।
महकमा ज़राअत हैदराबाद के चीफ इंजीनियर मुमताज़ अब्बासी ने बताया कि ट्रैक्टर कंपनियों के मुलाजमीन एक दस्तखत के 10,000 देते थे। मुलजिम ने 37 लाख से जायद की प्ली बार्गेन भी कर ली। इस्लामाबाद से सोहेल रशीद की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत सिंध की ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम में करप्शन, नैब रावलपिंडी को तहकीकात के दौरान अहम कामयाबी मिल गई। ओमनी ग्रुप ने किसानों के नाम पर ट्रैक्टर जारी किए बगैर हुकूमती सब्सिडी कैसे गबन की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैदराबाद के चीफ इंजीनियर मुमताज अली अब्बासी ने सब उगल दिया। ओमनी की ट्रैक्टर कंपनियों के लिए किसानों को डिलीवरी की जाली रिपोर्ट्स बनाने वाले मुमताज अब्बासी ने एतराफी बयान में अहम इंकशाफात किए। नैब को बताया कि कंपनियों के मुलाजमीन एहसानुल्लाह और राजा शिराज फी दस्तखत के 10,000 रुपए देते थे। जाली डिलीवरी रिपोर्ट पर ओमनी ग्रुप को मजीद सब्सिडी जारी होती थी। किसानों को ट्रैक्टर डिलीवरी के जाली फोटो सेशन करवाए, कभी असल में ट्रैक्टर नहीं देखे। रिश्वत की रकम में से एग्रीकल्चर इंजीनियर प्रेमचंद और जूनियर क्लर्क महबूब अली को भी हिस्सा मिलता था। नैब के मुताबिक स्कीम में 3,000 से जायद ट्रैक्टर्स का गबन हुआ। मुमताज अब्बासी ने 372 ट्रैक्टर्स की जाली रसीदें तैयार की। मुलजिम ने 37,20,000 की प्ली बार्गेन कर ली, जिनमें से 15 लाख अदा भी कर दिए। सिंध हुकूमत ने 2013 से 2016 के दरमियान 4 मुख्तलिफ ट्रैक्टर सब्सिडीज दी थी। और अब बात करते हैं ऐसी सड़क की जो कि जहां से गुजरो तो गुर्दे से पत्थरी निकल आए। गुरु मंदिर से 3 हट्टी के सफर में एक एक जोड़ हिल जाए। आमिर लियाकत ने ऐसा जहांगीर रोड बनवाया जो बारिश में गढ़ा गढ़ा हो गया। एक तो गढ़े, वो भी गटर के पानी से भरे। अजियतनाक सफर पर आपको ले जा रही हैं कराची से जमजम सईद। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाला जहांगीर रोड, जहां से गुजरने वालों की किस्मत में ही खंदकों के झटके लिख दिए गए हैं। शहरी अपनी गाड़ियों में जहांगीर रोड से नहीं बल्कि एक अजियत से गुजरते हैं, जिन्हें गटर के पानी से लिथड़े रास्ते पर ट्रैफिक जाम की कोफ्त भी उठानी पड़ती है। कराची वाले हर झटके पर सिंध हुकूमत को कोसते हैं। साल में 3 बार सड़क बनती है, अभी पीछे चले जाओ गटर के ऊपर ढक्कन ही नहीं है। तो बोलो कि इसको बनाओ, एहसास करो, इंसानों को तकलीफ है, आवाम को। आप जिंदा है, मुट्टो जिंदा है। मोटरसाइकिल वाले कभी फुटपाथ पर और कभी खंभों के पार तंग राहदारी से किसी न किसी तरह गुजर जाते हैं, मगर गाड़ी वालों के पास हिचकोले खाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। इसी सड़क पर बारिश और सीवरेज के पानी से बनने वाले गड्ढे ही नहीं, हर चंद गज के फासले पर मौजूद खुले गटर भी हुकूमत का मुंह चुराते हैं। गाड़ियां इन गड्ढों की वजह से उलटती हैं, लोग जख्मी भी होते हैं और जाने भी जाती हैं, मगर किसी हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगती। जिस तरह से लोग गुजर रहे हैं, इनकी हिम्मत है और ताकत है, जो गुजर रहे हैं, गाड़ियों का अलग नुकसान होता है। और जो लेडीज जो गिरती है रोड के ऊपर, वो लोग तमाशा देख रहे होते हैं, कीचड़ पानी के अंदर गिरती है। परसों यहाँ मेरी गाड़ी का टायर पलट गया, पूरी लेडीज जो है ना गिर कर बाहर पानी के अंदर पड़ी है। बेचारी परसों लेडीज बर्दाश्त से नीचे उलट के मर गई, बेचारी नीचे पहियों के आगे। और यहाँ बैठना आजाब है, तो गटर की बदबू, ऊपर से ये ट्रैफिक, यहाँ काम करना है आजाब बना हुआ हमारे लिए। कराची को तरक्की देने के दावेदारों को ये एहसास भी नहीं है कि शदीद बीमारों और फौरी तिबी इमदाद के तलबगारों को भी इलाज से पहले इसी जहांगीर रोड की अजियत से गुजरना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी की हालत में जहांगीर रोड से गुजरे तो उसकी क्या हालत होगी, ये भी आपको दिखाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इसी हलके से तहरीक इंसाफ के मुंतखब रुकन कौमी असम्बली ने अपने तरक्याती फंड से ऐसी सड़क बनाई है जो चंद हफ्ते और एक बारिश भी न गुजार सकी। ये पीटीआई का वजीर था, उसने बनाया रोड, 10 दिन भी नहीं हुए। अभी असद उमर साहब अरबों रुपए की पैकेज की बात करके गए हैं, उनको ये चाहिए कि इस सड़क को देखें, इसको काम करवाएं। अरबों रुपए की बात तो करते हैं, चंद लाख रुपए खर्च करके इसको भी जरा सही करवा दें। ये नया पाकिस्तान है अपना, ये नया पाकिस्तान। जहांगीर रोड से गुजरने वालों और इलाका मकीनों के लिए ये सड़क कितनी ही तकलीफ दे क्यों ना हो, मोटर मैकेनिक्स की खूब चांदी हो रही है, क्योंकि कोई गाड़ी मैकेनिक्स के लिए काम निकालने बगैर यहाँ से नहीं गुजर सकती। अगर तो आप जहांगीर रोड का सफर करना चाहते हैं तो जेब में पैसे रख के
जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको अपनी गाड़ी का सस्पेंशन का काम तो जरूर ही करवाना पड़ेगा। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद सामा, कराची। अब आपको बताएं, कराची में मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन सेफ डे होगा। कोरोना पाबंदियों के हवाले से महकमा दाखिला सिंध का नया नोटिफिकेशन आ गया। इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खुली रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50, ट्रेनों में 70% अफराद को सफ़र की इजाज़त होगी। इंडोर शादी की तकरीबात में 200 मेहमानों को बुलाने की इजाज़त, जबकि ओपन एरिया में शादी की तकरीबात में 400 मेहमानों को बुलाया जा सकता है। पार्क्स, स्विमिंग पूल्स 50% गुंजाइश के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। कराची में मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। अब कोरोना की सूरत हाल भी आपको बता दें। मुहलिक वबा से 24 घंटे में मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 26,938 हो गई। 2,700 से ज़ायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.78% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में 32, खैबर पख्तूनख्वा में 20 और सिंध में 15 अमवात हुई। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में 3 मरीज दम तोड़ गए। इस वक्त मुल्क में 77,532 फाल कोरोना केसेस हैं, जिनमें से 5,700 से ज़्यादा अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मुल्क में गुज़श्ता रोज़ 8,90,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी ने लाहौर में इदारा बराए ज़हनी अमराज का दौरा किया। मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया और अस्पताल की बेहतरी के लिए प्लान भी तलब कर लिया। बुशरा बीबी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ आमद। वज़ीर आज़म की अहलिया ने इदारे के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। इदारा बराए ज़हनी सेहत की इंतज़ामिया ने बुशरा बीबी को ब्रीफिंग दी। ये एम्ब्रॉयडरी करती हैं बड़ी अच्छी। उसमें ये होता है कि दुपट्टा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी, कोई हम टेबल कवर्स वगैरह बनवा लेते हैं। बुशरा बीबी किचन के स्टोर रूम में भी गई। उन्होंने अमले को हिदायत की कि मरीजों को 3 टाइम खाना फराहम किया जाए और खाने के मयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। वज़ीर आज़म की अहलिया ने अस्पताल में मजीद बेहतरी लाने के लिए इंतजामिया से प्लान भी तलब कर लिया। कितने महीने में आप यहाँ पे क्या तब्दीली लाएंगे और कितना अच्छा इसको कर सकते हैं, इनकी मेंटली हेल्थ के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, और जो ड्रग्स के पे पेशेंट्स आते हैं उनके लिए आपने क्या करना चाहते हैं, और बाकी बिल्डिंग का तो बाद में आप लिखें। ये पूरा आप लिखें प्लान अपना, फिर मुझे दें। बुशरा बीबी समाजी कामों के लिए मुतहर्रिक रहती हैं। इससे पहले वो दाता दरबार पनाहगाह, दारुश शफकत और फाउंटेन हाउस समेत दीगर मकामात का दौरा भी कर चुकी हैं। इसी बुलेटिन में देखिए अंधेरे में रोशनियों का शानदार मुजाहिरा। बाद खबर, वज़ीर आज़म का गवर्नेंस और अवाम को सर्विस डिलीवरी पर अदम एतमाद का इजहार। इमरान खान का कहना था कि वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट अपनी जगह, तमाम तर तवानाइयाँ सूबे की गवर्नेंस बेहतर बनाने पर लगाई जाएँ। वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बिलाल, बताइएगा वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के हवाले से। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म ने ऐवान वज़ीर आज़म में भरपूर दिन गुजारा और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वन मुलाकात की। उनको पंजाब में 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई और जो वज़रा अपनी वजारतों में भरपूर काम नहीं करे उस हवाले से भी वज़ीर आला ने रिपोर्ट पेश की, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदायत की कि तमाम तर तवानाइयाँ अब गुड गवर्नेंस की जानिब लगाई जाएँ। और इसके बाद वज़ीर आज़म ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से भी एक मुलाकात की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब भी शरीक थे। और वज़ीर आज़म का यही कहना था कि उन्होंने सूबे में अगर 2 इंतजामी तब्दीलियाँ बड़ी की हैं तो उसकी वजह यह है कि गवर्नेंस के मसाइल हैं और गवर्नेंस को जो है गवर्नेंस के मसाइल को हल किया जाए। इसके बाद वक्ती पंजाब के सदर इजाज चौधरी से मुलाकात की और उनका ये कहना था कि हमें वो रिजल्ट नहीं चाहिए जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में आया है। हमें अब बल्दियाती जो रिजल्ट चाहिए उस इंतखाबात में जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। और भरपूर जो रहनुमा है PTI की अपनी तमाम जो तवानाइयाँ हैं वो ओहदेदारों को कहें कि गवर्नेंस के हवाले से कारकुनान को आगाह करें। और वज़ीर आला पंजाब को भी उन्होंने हदायत की कि गवर्नेंस की जानिब अब तवज्जो दी जाए। वजारतें अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला पंजाब में गवर्नेंस का है और गवर्नेंस को बेहतर बनाया जाए। जी, गवर्नेंस को बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया, मैं तफसीलन आगाह किया मोहसिन। अब बात करते हैं सिंध में स्कूल डेस्क खरीदारी स्कैंडल की। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली कहते हैं कोई अकेले खुद कुछ नहीं कर सकता, मामले से पर्दा हट गया, अब कोई नहीं बच सकता।
हलीम आदिल शेख ने नैब को खत लिखने का ऐलान भी कर दिया। ऐसे में वजीर तालीम सरदार शाह ने यकीन दिलाया कि डेस्क की खरीदारी का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। 2019 में दोबारा ये टेंडर हुए जब ये महकमा तालीम का जो पोर्टफोलियो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास, मैं उससे कभी वजीर नहीं बना था। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का नैब को खत लिखने का ऐलान। समा से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा, सारा टब्बर चोर है, साबित हो गया ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नैब का काम अब शुरू होगा। मुराद अली शाह साहब तो हैं ही, लेकिन असल जिम्मेदार बिलावल जरदारी, इसके अंदर उसके 2 दस्तेराज यंग बॉयज जो उसका सिस्टम चलाते हैं। ये पैसा बिलावल जरदारी का प्रेशर है। मैं नैब को भी खत लिख रहा हूँ, फंदा इनके गले में फंस गया है, ये नहीं जान छुड़ा सकते। वजीर तालीम सरदार शाह से सवाल हुआ तो बोले, डेस्क खरीदारी मामले का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सईद गनी साहब के सामने हैं, हम इसको बैठ के रिव्यू करेंगे, हम इसको देखेंगे। वो सईद गनी साहब ने कहा कि अब ये डिपार्टमेंट पे है कि उसके हवाले से क्या डिसाइड करता है फर्दर। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत जो भी फैसला करेगी उसे मीडिया से जरूर शेयर किया जाएगा। सिंध का सबसे बड़ा सरकारी स्कूल जहां डेस्क तबाहाल है। लाड़काना के गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल में डेस्क चंदे से खरीदी गई। मजीद जानेंगे नवीद लाड़क से। जी नवीद, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के सबसे बड़े तालीमी इदारे लाड़काना के गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल में, और ये अलमिया है यहाँ पर कि 300 से 400 जो है डेस्क का फुकदान है। 7000 जो है वो तालिब इल्म यहाँ तालीमी इदारे में जो है वो तालीम हासिल करते हैं। सबसे बड़ा और बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ से तालीम हासिल कर चुकी हैं। प्रिंसिपल पायलट स्कूल के मुताबिक जो है वो 300 से 400 जो है वो डेस्क की कमी है। और लास्ट टाइम 2018 में जो है वो मुखैर हज़ारात से जो है वो चंदा करके डेस्क की तामीर जो है वो बनवाई गई थी, और एक डेस्क जो है वो प्रिंसिपल के मुताबिक 3 से 3,500 में जो है बनवाई गई थी, जिसकी जो है वो साइज़ 4 फीट है और उस पर 2 से 3 जो है वो तालिब इल्म बैठ सकते हैं। स्कूल इंतजामिया की जानिब से महकमा तालीम को लिख चुके हैं कि यहाँ पर डेस्क की कमी है, हमें डेस्क जो है वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन अलमिया ये है कि 3 साल गुजर चुके हैं, बिलावल साहब का ये हल्का इंतखाब है लाड़काना, और यहाँ ये सूरत हाल है कि सबसे बड़ा तालीमी इदारा और यहाँ पर डेस्क की जो है वो कमी है। नवीद लाड़क, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। चलते हैं अब हैदराबाद और जानते हैं कि वहाँ लोहे और लकड़ियों की डेस्क कितने में फ़रोख्त होती है। इसी सिलसिले में बताएंगे हमें इम्तियाज़। जी इम्तियाज़। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद का इलाका मकरानी पाड़ा है, और यहाँ पर जो है कसीर तादाद में सरकारी स्कूल और प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके लिए यहाँ पे जो है वो डेस्क बनाई जाती है। एक बच्चा जिसमें बैठ सके वो डेस्क भी, और 3 बच्चे जिसमें बैठ सकें वो डेस्क भी बनाई जाती है। 2 इकसाम की डेस्क बनती है, एक लकड़ी की बनती है और एक जो है वो लोहे की राडों से जो है ना वो बनाई जाती है। तो मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, मालूम करते हैं कि इनके रेट्स क्या हैं। चलिए ये बताइएगा कि ये जो लोहे की हमारे सामने पड़ी हुई है डेस्क, इसमें 3 बच्चे बैठ सकते हैं, इसकी कीमत क्या है, और जो लकड़ी की सामने पड़ी हुई है उसकी कीमत क्या है, और आप सरकारी जो लोग आते हैं उनको कितने में देते हैं? लोहे की एंगल वाली जो 3 बच्चों वाली डेस्क हैं 4200 रुपये की देते हैं। लकड़ी के फ्रेम वाली 3 बच्चों वाली 3700 रुपये की देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हजरात भी आ जाते हैं, कहते हैं कोई डोनेशन करना है, या गरीब स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, तो उसको हम कुछ और मज़ीद रियायत भी कर देते हैं। ये जो डेस्क है ये लोहे की राडों से बनी गई है, और यह डेस्क जो है इसमें 3 बच्चे आसानी तरीके से बैठ सकते हैं, और यही डेस्क जो है 4200 रुपये की जो है यहाँ से इसको जो है ना फ़रोख्त किया जाता है। ठीक है इम्तियाज़, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने के लिए इजाफी फ़ंड्स की मंजूरी दे दी है। स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी भी मंजूर कर ली गई। ECC का इजलास वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने के लिए इजाफी फ़ंड्स की मंजूरी के साथ साथ स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी भी मंजूर कर ली गई। इराक़ के लिए 50 करोड़ रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर हो गई। PIA को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए कैश सपोर्ट देने का फैसला किया गया। आज़ाद कश्मीर को साल 2021-22 के दौरान गंदम की फराहमी की भी मंजूरी दी गई है। और महंगी बिजली की पैदावार से सारिफीन की जेबों पर भारी वार। रवां साल के दौरान फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अवाम से 193 अरब रुपए से जायद इजाफी वसूलियों का इंकशाफ हुआ है।
नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2021 के दौरान बिजली की पैदावारी लागत में इजाफे के बायस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन से 193 अरब 49 करोड़ रुपए की इजाफी वसूलियां की गईं। अब आपको बताएं, फैसलाबाद के कब्रिस्तानों में कब्जा माफिया सरगर्म है। 2 गज जगह का हुसूल नामुमकिन हो चुका है। मेरा नाम जुनेद है और मैं जंग रोड का रिहायशी हूँ। मैं इस वक्त अपने इलाके के वाहद कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है कि अगर हमारा इस दुनिया से कोई प्यारा रुखसत हो जाता है तो उसे दफनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 गज जगह तक मैसर नहीं होती। कब्रिस्तानों में जगह का ना मिलना, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है कब्ज़ा माफिया। 4-4 कब्रों की जगह एक कब्र बनाई जाती है, जिसकी वजह से लोगों को अपने प्यारों की तदफीन के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। 2 से 3 हज़ार रुपये में मिलने वाली कब्र, जो कि नाजायज़ मुनाफाखोरों की वजह से अब 15 से 20 हज़ार रुपये में भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं। हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि वो शहर के तमाम कब्रिस्तान कब्ज़ा माफिया और नाजायज़ मुनाफाखोरों के चंगल से आज़ाद करवाए। रावलपिंडी में मालिक की दलेरी, स्टोर लूटने से बचा लिया। स्टोर में दाखिल होते ही मालिक ने फायरिंग कर दी। डाकू उल्टे पांव भाग निकले। बात करेंगे सदाकत अली से। सदाकत, ये बताइए कि क्या कोई मुलजिम भी पकड़ा गया? जी बिल्कुल, ये शाह बीबी रोड सरसगे चौक पे कैश एंड कैरी की दुकान है, जहाँ पर मालिक ने जब दुकान बंद की तो 2 मोटरसाइकिलों पर 4 डाकू जो है वो सवार होकर कैश एंड कैरी के बाहर आ गए, जबकि एक दुकान में गाहक बनकर घुसा। जैसे ही दुकान का मालिक जो है वो अपने दिन भर की कैश की गिनती कर रहा था, उसने पैसों का तकाजा किया तो पिस्तौल जो दुकानदार की उसके पास पड़ी थी, उसने फौरी तौर पर उसको लोड करते हुए मुलजिम पर फायरिंग कर दी और फायरिंग करता हुआ बाहर आया, जिस पर मुलजिम जो है वो फौरी तौर पर एक मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश की। दुकानदार उसके पीछे भागता गया और फायरिंग करता गया। जब जवाबी फायरिंग हुई तो जवाबी फायरिंग की गई, लेकिन दुकानदार जो उसमें कोई जानी नुकसान उसको नहीं। अलबत्ता दुकानदार की एक गोली जो है वो मुलजिम को लगी, जो जख्मी हालत में अपने साथी उसको उठाकर लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। तफसील के लिए आपका शुक्रिया सदाकत अली। और अब आपको दिखाते हैं कराची के इकबाल का मुनफरिद आर्ट। शायान सलीम की रिपोर्ट में। मुझे बचपन से ये शौक़ था, क्योंकि मैंने जिनसे सीखा हूँ तो वो जब मैं देखता तो मुझे बहुत बेहतरीन लगता था, बहुत अच्छा लगता है कि एक नई चीज़ है। स्टिक के अंदर LED स्टिक, फायर स्टिक, रिंग सर्कल, बॉल रोटेटिंग और दीगर बहुत सारे इसकी आर्ट हैं। ये तकरीबन 124 के करीब इसके अंदर आर्ट हैं। स्पॉट ग्रैंड है, ड्राइंग वर्ल्ड है, बहुत सारे ऐसे शो हैं जो मैं ये कर रहा होता हूँ और बहुत लोग पसंद करते हैं और वो देखते हैं, वो ये समझते हैं लोग कि ये मैं बाहर से आया हूँ। भाई मैं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर केमिकल का है खर्चा, इसके अंदर आयरन है, स्टिक है, जाली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैनेज करना पड़ता है। अगर इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान मुझे सपोर्ट करे तो इससे भी बेहतरीन और टेक्निक है मेरे पास, जो देख के लोग दंग हो सकते हैं। मैं ये परफॉर्मेंस माशाल्लाह से PSL के लिए करना चाह रहा हूँ, तो एक अलग सा एक मंजर होगा। खेल से खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम क़यादत करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में शादाब खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद शामिल हैं। पाक न्यूजीलैंड वनडे जुम्मे को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।